हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिया क्लासेस। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 के। इससे पहले की वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके सारे वीडियोस देख सकते हैं, और यदि चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इक्वेरिन 11th 2021 का संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? तो ये भारत और मालदीव के मध्य हुआ। और जहाँ ये आयोजित किए गए, ये मालदीव का एक द्वीप है जिसका नाम है कद्दू, इसमें आयोजित हुआ और थल सेना के मध्य हुआ। ये आपका है करात अभ्यास 2021 का, ये अमेरिका और बांग्लादेश के मध्य हुआ, बंगाल की खाड़ी में हुआ और नौसेना के मध्य हुआ। आपका थर्ड नंबर है कॉर्पेट 37th अभ्यास, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ, हिंद महासागर में हुआ था, ये नौसेना के ही मध्य हुआ। दोस्ती 15th 2021 मालदीव भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ। और यदि पूछा जाए कि आयोजित कहाँ किया गया, तो ये आपका मालदीव में आयोजित किया गया, नौसेना के मध्य हुआ। सिटमैक्स 2021 ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य हुआ, अंडमान सागर में हुआ, नौसेना की सेनाओं के मध्य हुआ। शक्ति 6 2021 ये भारत फ्रांस के मध्य हुआ। और फ्रीजल फ्रांस मतलब फ्रीजल एक स्थान है फ्रांस का, वहाँ पे हुआ शक्ति 6, ठीक है, और थल सेनाओं के मध्य हुआ। कोकड़ शक्ति 2021 ये भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ। कोकड़ शक्ति 2021 भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ, अरब सागर में हुआ और नौसेनाओं के बीच हुआ। युद्ध अभ्यास 2021 भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास होता है, ये अलास्का में हुआ, थल सेनाओं के मध्य, ठीक है। देखिए, अजय वॉरियर 2021 ये भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के मध्य हुआ। चौबटिया उत्तराखंड का एक स्थान है, वहाँ पे हुआ चौबटिया, ठीक है, थल सेनाओं के मध्य हुआ। देखिए, मालाबार अभ्यास 2021 हुआ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच, ठीक है, 4 देशों के मध्य हुआ। मालाबार अभ्यास 2021 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ। बंगाल की खाड़ी एवं फिलीपीन सागर में हुआ और नौसेना के मध्य हुआ, ठीक है। जीमैक्स 5th 2021 ये भारत और जापान के मध्य हुआ, अरब सागर में हुआ और नौसेनाओं के मध्य हुआ। मित्र शक्ति 8th 2021 का ये भारत और श्रीलंका, ठीक है, भारत और श्रीलंका का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसे मित्र शक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये श्रीलंका के अम्पारा एक नामक स्थान पर हुआ, थल सेना के मध्य हुआ। समुद्र शक्ति 3rd 2021 का, ठीक है, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ। समुद्र शक्ति, ठीक है, ये सुंडा जल मध्य डमरू के मध्य हुआ, नौसेना के बीच हुआ, ठीक है, नौसेनाओं के मतलब मध्य हुआ। सूर्य किरण ये आपका 15th था 2021 का, और ये आपका भारत और नेपाल के मध्य हुआ। सूर्य किरण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ, थल सेना के मध्य, ठीक है। देखिए, ऑसिंडेक्स 4th ये 2021 में हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ठीक है। और देखिए, आपको देखने से भी लग रहा है ऑसिन, ठीक है, ऑसिन यानी इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत, ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये और नौसेना के मध्य हुआ। सिम्बैक्स 28th ये 2021 में भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ, दक्षिण चीन सागर में हुआ, नौसेना के मध्य हुआ, ठीक है। जापद ये आपका 2021 में बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, रूस के निजनी में हुआ और वायुसेना के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? रूस के निजनी में, वायुसेना के मध्य, ठीक है। साझा भाग्य 2021 ये पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड, मंगोलिया के मध्य हुआ, ठीक है, पाकिस्तान, चाइना, थाईलैंड, मंगोलिया के मध्य हुआ, चीन में हुआ, ये हुआ कहाँ पे? चीन में हुआ, और थल सेनाओं के मध्य हुआ। देखिए, काजिंद 5th 2021 में भारत और कजाकिस्तान, देखिए काजिंद से महसूस हो रहा है कि कजाकिस्तान ही होगा, तो इस प्रकार भारत और कजाकिस्तान के बीच होगा ये प्रशिक्षण। नोड
आयसा बीवी कजाकिस्तान का एक स्थान है, यहाँ पे थल सेना के मध्य हुआ था। ठीक है। जायर अल बहर सेकेंड, ये 2021 में भारत और कतर के मध्य हुआ, फारस की खाड़ी में हुआ और नौसेनाओं के मध्य किया गया। अल मोहिद अल हिंदी 2021 भारत सऊदी अरबिया के मध्य हुआ और ये सऊदी अरब में हुआ और नौसेनाओं के मध्य हुआ। ठीक है। सी कैट 2021 अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के मध्य हुआ, सिंगापुर में हुआ, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ था सी कैट और ये सिंगापुर में हुआ नौसेना के मध्य। ठीक है। जायद तलवार 2021, ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य हुआ, अबू धाबी तट पर हुआ और नौसेनाओं के मध्य हुआ। कोकड़ अभ्यास 2021, ये भारत और ब्रिटेन के मध्य होता है कोकड़ अभ्यास। ठीक है। ये इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में हुआ नौसेनाओं के मध्य। कैटलेस एक्सप्रेस 2021, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसमें भारतीय पोत INS तलवार ने भाग लिया था, ये नौसेनाओं के मध्य हुआ था। ठीक है। TTX 2021 त्रिपक्षीय अभ्यास है, ये भारत श्रीलंका मालदीव के मध्य हुआ, ये वर्चुअल टेबल टॉप अभ्यास है। ठीक है। इंद्र अभ्यास, ये 12th था 2021 का, ये भारत और रूस के मध्य हुआ, दक्षिणी रूस के वाल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ, थल सेनाओं के मध्य। ठीक है। सी ब्रिज 2021, ये नाटो सदस्य देश के बीच में होता है, काला सागर में हुआ, नौसेनाओं के मध्य। ठीक है। देखिए इन यूना V4 अभ्यास, ये भारतीय यूरोपीय संघ के मध्य होता है, अदन की खाड़ी में हुआ, नौसेनाओं के मध्य। वरुण 2021, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है, वरुण 2021 भारत और फ्रांस के मध्य हुआ और अरब सागर में हुआ और नौसेनाओं के मध्य हुआ। डेजर्ट फ्लैग 6, ये बहुपक्षीय क्षेत्रों के बीच होता है, ये अल डफरा एयरबेस UAE में हुआ और वायुसेना के मध्य हुआ। सैन्य अभ्यास है खंजर 2021, ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है खंजर। ठीक है। सैन्य अभ्यास खंजर, ये बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, उसमें हुआ, थल सेनाओं के मध्य हुआ। ठीक है। ला पीरोज अभ्यास 2021 से फ्रांस और क्वाड देशों के बीच हुआ, बंगाल की खाड़ी में हुआ, नौसेनाओं के मध्य हुआ। तांतिर अग्रो सेना 2021 से भारत भूटान श्रीलंका बांग्लादेश, ठीक है, इन देशों के मध्य हुआ, बांग्लादेश में हुआ, थल सेनाओं के मध्य हुआ। ठीक है। ये तो हो गया है। सी विजिल 2021, देखिए सी विजिल 21, ये नौसेना कोस्ट गार्ड समुद्री एजेंसियों के मध्य हुआ। ठीक है। 13 तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य हुआ। वज्र प्रहार 2021 की बात की जाए तो ये भारत और अमेरिका के मध्य हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ, थल सेना के मध्य। देखिए डस्ट लिक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डस्ट लिक फर्स्ट, ये 2021 में भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ, उत्तराखंड के रानीखेत में, थल सेना के मध्य। ठीक है। पासेक्स, ये 2021 का है, भारत और अमेरिका के मध्य, हिंद महासागर में हुआ, नौसेनाओं के मध्य। ठीक है। अब ये देखिए ट्रोपेक्स 2021, ये भारत के तीनों सेनाओं के मध्य हुआ, हिंद महासागर में। और एक है, ठीक है, लास्ट है एम्फेक्स 2021, ये भारत के तीनों सेनाओं के मध्य हुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नवगठित जांच समितियाँ एवं उनके आयोगों को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु एक समिति बैठी थी, अध्यक्ष थे उसके प्रदीप श्रीवास्तव। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति हुई, अध्यक्ष थे OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा संस्कृति भूमि के संरक्षण हेतु समिति बैठी, उसमें अध्यक्ष थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री G किशन रेड्डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति अध्यक्ष थे PM मोदी। ठीक है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे PM मोदी। TRP आकलन हेतु जो समिति थी वो उसके अध्यक्ष थे शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति जो थी उसके राजीव कुमार जी जो थे वो अध्यक्ष थे।
तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष के.वी. कामत थे। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष जी. किशन रेड्डी थे। पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति अध्यक्ष थे मदन वी. लोकुर। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का जो अध्यक्ष था R.S. शर्मा जी थे। देखिए, अजय भल्ला समिति, ये भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण के हेतु राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष थे मुकुंद कम शर्मा जी। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु जो विशेषज्ञ समिति थे डॉक्टर के.एस. रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, डॉक्टर बी.एस. चौहान समिति जो थी उसके विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु। ठीक है, तो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष थे राजेश भूषण जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। EGOM मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे राजनाथ सिंह जी। ACL दास समिति असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के एक कुएं में हुए जो विस्फोट है उसकी जांच के लिए थी। ठीक है, प्रणव सेन समिति, ये सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए समिति थी। के.वी. कामत समिति, ये कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने हेतु ये समिति थी। मिहिर शाह समिति, ये राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु थी। सुरजीत भल्ला समिति, व्यापार वाणिज्य से संबंधित नीति निर्माण हेतु। अमिताभ कांत समिति, ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु। किरण रिजिजू समिति थी 2020 व 2024 ओलंपिक की तैयारियों हेतु। सुरेश माथुर समिति, सूक्ष्म बीमा पर नियामक ढांचे में समीक्षा हेतु। गौतम रे समिति, GST को सरल बनाने हेतु गठित। जस्मीन शाह समिति, ये दिल्ली सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार हेतु। संजय भुसरेड्डी समिति, ये यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु जांच के लिए थी। देखिए, C.K. मिश्रा समिति, ये ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण को निपटने हेतु था। डींगरा समिति थी 1984 सिख दंगों से जुड़े मामलों की जांच हेतु अध्यक्ष थे शिव नारायण ढींगरा। ठीक है, Y.H. मालेगाम समिति, ये सूक्ष्म ऋण धोखेबाजी की निगरानी हेतु थी। जॉर्ज कुरियन समिति, ये 8 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा देने हेतु। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जो समितियां हैं, आयोग हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गोईपोरिया समिति, ये बैंकिंग सेवा सुधार से है। सुखमय चक्रवर्ती समिति, ये मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु है। रघुराम राजन समिति, ये वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु है। देखिए, सुखमय चक्रवर्ती समिति, ये मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार हेतु है। रघुराम राजन समिति, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु है। सुंदर राजन समिति, खनिज तेल में सुधार हेतु है। रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर। वांचू समिति, प्रत्यक्ष कर। देखिए, मीरा सेठ समिति, हथकरघा के विकास में। महालनोबिस समिति, राष्ट्रीय आय के से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति, लघु उद्योगों से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति, जनसंख्या नीति से संबंधित है। जानकी रमन समिति, प्रतिभूति घोटाला से संबंधित है। दंतेवाड़ा समिति, बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। महाजन समिति, चीनी उद्योग से संबंधित है। सत्यम समिति, वस्त्र नीति से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा के आकलन हेतु संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति, पंचायती राज से संबंधित है। शिवरामन जो समिति है वो नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। राजा चलैया समिति, कर सुधार से संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति, चीनी घोटाला से संबंधित है। केलकर समिति, कर संरचना और सुधार से संबंधित है। हनुमंत राव समिति, उर्वरक से संबंधित है।
हंटर आयोग, ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। इब्राहिम आयोग, बाबरी मस्जिद। श्री कृष्ण आयोग, मुंबई दंगा 1993। नानावती आयोग, ये आपका गोधारा कांड से संबंधित है। जैन आयोग, ये आपका राजीव गांधी की हत्याकांड से संबंधित है। ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित है। सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। मंडल आयोग, पिछड़ी जाति के लिए सीटों के आरक्षण किससे संबंधित है। तो इस प्रकार यहाँ पे मैंने सारी इम्पॉर्टेंट आयोग और जो समितियाँ थी उनको डिस्कस कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम देखने वाले कोविड-19 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इनको देखते हैं। देखिए, कोरोना वायरस की जो शुरुआत है वो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई थी। कोरोना का जो आधिकारिक नाम है वो कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ है। ठीक है, WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया था इसे? तो 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया था। कोरोना वायरस से मानव शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है फेफड़ा। भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला दर्ज किया गया था वो केरल में किया गया था। कोरोना काल में दुनिया का जो पहला मास्क मुक्त देश बन गया था वो इजराइल देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। जी हाँ, भारत के कर्नाटक में हुई थी। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने की अपील की थी 22 मार्च 2020 को। भारत में प्रथम बार लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 में 21 दिन के लिए हुआ था। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला जो पहला राज्य था वो था हरियाणा। कोरोना वायरस के कारण जो पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य था वो था पंजाब। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला जो पहला राज्य था वो आपका राजस्थान। कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट था इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहले भारतीय थे मनीष कुमार। इन्होंने कोविड-19 का वैक्सीन लिया था। कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन से थे ये, ब्रिटेन के। ठीक है, कोविड-19 हेतु संयुक्त टीका विकसित करने वाला कोविड-19 हेतु संयुक्त टीका विकसित करने वाला पहला देश बन गया है क्यूबा। यूएन की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश बन गया है घाना। कोविड-19 रोगियों के पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया दिल्ली में। कोविड-19 के रोगियों के लिए जो पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? न्यू दिल्ली में। ठीक है, वयस्क आबादी 100% टीकाकरण वाला पहला गांव बन गया था व्यान, ये जम्मू कश्मीर का है व्यान। कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो क्रमशः गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है, ये आपकी मणिपुर राज्य से संबंधित है। कोविड-19 में मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया स्लोवेनिया। कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया नई दिल्ली मतलब। कोरोना का टीका विकसित करने वाला का दावा करने वाला देश का पहला देश कौन बन गया? तो ये रूस बन गया है, जिसने कोरोना का टीका विकसित करने का जो दावा किया जाता है ना, उसको करने वाला पहला देश बन गया है रूस। जीवन वायु उपकरण को विकसित किया IIT रोपड़ ने। WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कप्पा तथा डेल्टा के स्ट्रेन का जो नाम क्या दिया? तो इसे दिया B.1.617.1 तथा B.1.6.1.7.2 सॉरी, फिर से देखते हैं एक बार। B.1.6.17.2 ठीक है। देखिए, जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश रूस बन गया है। रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई विशाखापत्तनम से नागपुर तक।
भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण भारत में किया गया। भारत बायोटेक एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्टार्ट की। देखिए, कोविशील्ड का निर्माण ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में किया गया। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान को शुरुआत हुई 16 जनवरी 2021। टीका उत्सव मनाया गया 11 से 16 अप्रैल 2021। टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म था कोविन। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या था? तो ये था स्वस्थ प्राण और वायु। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम नई शिक्षा नीति 2020 को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्री के द्वारा रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी और नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए, भारत की पहली शिक्षा नीति, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको याद रखिएगा। भारत की जो पहली शिक्षा नीति है 1968 में बनी थी, इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। इंदिरा गांधी की सरकार में बनी थी और 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति आपकी 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी तथा जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। और 1992 में PV नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, ये तीसरी शिक्षा नीति होगी। इससे पहले 2 शिक्षा नीति आ चुकी हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया, 1968 की और 1986 की। और यहाँ पे देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट बदलाव भी किए गए हैं, जिसमें आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और अब रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन कहलाएंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में जो सक्रिय है वो 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर देखिए 5+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। देखिए, शिक्षण के माध्यम से 5वीं तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और 6वीं कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 साल कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं, एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 4 साल की जो स्नातक डिग्री है उसके बाद आप सीधे PhD कर सकते हैं। अब आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने का जो लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, इसका लक्ष्य कितना रखा गया है नई शिक्षा नीति पर? GDP का 6%। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति में के तहत वर्ष 2023 तक, ठीक है, वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER, ठीक है, यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेटियो का के साथ माध्यमिक स्तर पर ग्रेजुएशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है।
देखिए उच्च शिक्षा में GR ग्रॉस इनरोलमेंट रेटियो जो है आपका वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो परख नामक। देखिए नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से देखिए इस नई शिक्षा नीति का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, जिसमें आपका 3 से 18 आयु वर्ग के जो प्रत्येक बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना। UGC, AICTC, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला अगर दूसरा राज्य पूछा जाए तो ये आपका हिमाचल प्रदेश बन गया है। पहला बन गया है हिमाचल प्रदेश, दूसरा बन गया है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम नीति आयोग को डिस्कस कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक। ठीक है, नीति आयोग का जो पूर्ण रूप है वो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। ठीक है, यानी कि NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य यानी फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसियो, ठीक है, मेंबर्स, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रथम नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पानगड़िया जी। ठीक है, अरविंद पानगड़िया जी हैं। नीति आयोग के जो प्रथम CEO हैं वो हैं सिंधु श्री खुल्लर जी थे। ठीक है, सिंधु श्री खुल्लर जी। वर्तमान स्थिति को देखते हैं। अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी के नीति आयोग के। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। CEO हैं श्री अमिताभ कांत। पूर्णकालिक सदस्य हैं रमेश चंद्र, BK सारस्वत, डॉक्टर VK पाल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इसको देखिएगा ध्यान से। आई होप कि आपके 20 प्रश्न करंट अफेयर से इसी से बन जाएंगे। देखिए भारत में जो GST है वो 7 जुलाई 2017, ठीक है, 1 जुलाई को इसीलिए GST दिवस के रूप में मनाया जाता है, को लागू किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी GST, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। किस देश के मॉडल पर आधारित है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपका कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। GST का जो पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर है। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। देखिए GST के लिए जो 122वां संविधान संशोधन बिल है, इसको इम्पोर्टेंट है ये याद रखिए, 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। लोकसभा द्वारा GST बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा GST बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। GST बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। और देखिए 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में GST लागू किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? तो ये आपका 101वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत GST को लागू किया गया था भारत में। GST के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर, 23 अधिभार को शामिल किया गया है। यहाँ पे GST पंजीकृत संख्या में कुल 15 डिजिट है।
जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? 15 डिजिट है। जीएसटी की निर्धारित की गई जो दरें हैं वो 5%, 12%, 18%, 28% है। जीएसटी परिषद की जो स्थापना है वो 12 सितंबर 2016 को की गई थी। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष है वो वित्त मंत्री होता है। भगवान इतनी तेज डड़ीका लागत है तनको बुद्धि ना है ये लोगों की। एक, दो, तीन, चार, पाँच। पावर आ जाए तो पूरा तेज तेज बोलब चालू कर देते हैं। विभोर ए विभोर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 को फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इनको भी देखते हैं। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कुल 12 दिए गए थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें आपको नीरज चोपड़ा जी को एथलेटिक्स में मिला, रवि कुमार को कुश्ती में, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में, पीआर श्रीजेश को हॉकी में, अवनी लेखरा को पैराशूटिंग में, सुमित आंतिल को पैरा एथलेटिक्स में, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को पैराशूटिंग में, मिताली राज को क्रिकेट में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में, मनप्रीत सिंह को हॉकी में। देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2021 में कुल 34 पदक दिए गए थे, जिसमें आपका अरपिंदर सिंह एथलेटिक्स को दिया गया था, सिमरजीत कौर मुक्केबाजी में मिला था, शिखर धवन को क्रिकेट में, सीए भवानी देवी को तलवारबाजी में, मोनिका को हॉकी में, वंदना कटारिया को हॉकी में, संदीप नरवाल को कबड्डी में, हिमानी उत्तम परब को मल्ल खंभ में, अभिषेक वर्मा को निशानेबाजी में, अंकिता रैना को टेनिस में, दीपक पूनिया को कुश्ती में, दिलप्रीत सिंह को हॉकी में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, रुपिंदर पाल सिंह को हॉकी में, अमित रोहिदास हॉकी में, वीरेंद्र लाकड़ा को हॉकी में, सुमित को हॉकी में, नीलाकांता शर्मा को हॉकी में, हार्दिक सिंह हॉकी में, विवेक सागर प्रसाद को हॉकी में, गुरजंत सिंह को हॉकी में, मनदीप सिंह को हॉकी में, शमशेर सिंह को हॉकी में, ललित कुमार उपाध्याय को भी हॉकी में। देखिए, वरुण कुमार को हॉकी में, सिमरनजीत सिंह को हॉकी में, योगेश कठोनिया को पैरा एथलेटिक्स में, निषाद कुमार को पैरा एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में, सुहास यतिराज को बैडमिंटन में। देखिए, सिंहराज अर्धाना को पैराशूटिंग में, भाविना पटेल को पैरा टेबल टेनिस में, हरविंदर सिंह को पैरा तीरंदाजी में, शरद कुमार को पैरा एथलेटिक्स में। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में लाइफ टाइम श्रेणी में दिए गए कुल 5 पदक दिए गए यहाँ पे। देखिए, टीपी ओसेफ को एथलेटिक्स में, सरकार तलवार को क्रिकेट में, सरपाल सिंह को हॉकी में, आशन कुमार को कबड्डी में, तपन कुमार पाड़ी ग्रही को तैराकी में। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में नियमित श्रेणी में कुल 5 पदक दिए गए। यहाँ पे राधा कृष्णन नायर पी को एथलेटिक्स में दिया गया, संध्या गुरुंग को मुक्केबाजी में, प्रीतम सिवाच को
हॉकी में जयप्रकाश नौटियाल को, पैराशूटिंग में सुब्रमण्यम रमन, टेबल टेनिस में दिया गया। अब यहाँ पे हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में भी कुल 5 पदक दिए। देखिए ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में कुल 5 पदक दिए गए हैं, जिसमें सज्जन सिंह को कुश्ती में, लीका केसी को मुक्केबाजी में, अभिजीत कुंते को शतरंज में, दविंदर सिंह गरचा को हॉकी में, विकास कुमार को कबड्डी में। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार की जो राशि है उसको लिखा है। राष्ट्रीय पुरस्कार और पुरस्कार की राशि को भी देख लेते हैं। देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए मिलते हैं। अर्जुन पुरस्कार में आपको 15 लाख मिलेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी का है, इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। ध्यानचंद पुरस्कार में आपको 10 लाख रुपए दिया जाए। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। चलिए जय हिंद।